नमस्कार, जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। 20 सितंबर को एशिया प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 20 सितंबर 2023 को वार्षिक आम बैठक शामिल है। 21 सितंबर को मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ, राष्ट्रीय मानवाधिकारों संस्थानों और पेरिस सिद्धांतों की 30वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय मानव अधिकारों और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दें। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो उसके बारे में देखिए। लोगो आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। प्रकार सरकारी संस्था है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और संस्था कार्यपालक जो है न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा है। कार्य क्या है इसका? तो मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को परामर्श देना है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो विश्व स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है वो अभी नई मुंबई यानी नवी मुंबई में शुरू हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी विश्व स्पाइस कांग्रेस WSC का 14वां संस्करण नवी मुंबई के वाशी में शुरू हुआ है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सहायक कंपनी स्पाइसेस बोर्ड इंडिया द्वारा कई व्यापार निकायों और निर्यात मंचों के सहयोग से सावधानी पूर्वक आयोजित किया जा रहा है। भारत जिसे अक्सर दुनिया का स्पाइस बाउल, ये महत्वपूर्ण है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। भारत को स्पाइस बाउल कहा जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले दुर्लभ और औषधीय मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है किसे? भारत को। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है? तो अभी असम सरकार ने अमृत वृक्ष जो आंदोलन है उसको शुरू किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस आंदोलन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। असम सरकार ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक महत्वपूर्ण प्रयास जो है वो शुरू किया है। इस पहल का लक्ष्य 1 करोड़ पौधे लगाकर राज्य में हरित और अधिक टिकाऊ वातावरण को बढ़ावा देना है। आधिकारिक तौर पर 8 जून 2023 को शुरू किया गया आंदोलन राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने और वृक्ष आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का जो है वादा करता है। असम अमृत वृक्ष आंदोलन के जो उद्देश्य हैं वो 4 मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से? पहला उद्देश्य है 1 करोड़ पौधों का रोपण करना। दूसरा उद्देश्य है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। तीसरा है वृक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और चौथा है हरित कवरेज को बढ़ाना। तो इस आंदोलन के बारे में, अमृत वृक्ष आंदोलन के बारे में इतनी सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो है वो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अल्जाइमर क्या चीज़ है? अल्जाइमर एक बीमारी है जो कि मस्तिष्क से संबंधित है, ये हमें थोड़ा सा
ध्यान में रखना है। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। अल्जाइमर रोग इंटरनेशनल यानी एडीआई एक संगठन है जिसकी स्थापना 1984 में अल्जाइमर से लड़ने में लोगों का समर्थन करने के लिए की गई थी। यह संगठन बीमारी यानी अल्जाइमर से जो पीड़ित हैं उनका समर्थन करने और संबंधित रणनीतियों के बारे में लोगों तक पहुंचने की दिशा में काम करता है। उन्होंने विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत की थी, यानी ये जो संगठन है संगठन ने विश्व अल्जाइमर दिवस जो है आज हम पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत की थी। इसे 21 सितंबर को संगठन की 10वीं वर्षगांठ पर एडिनबर्ग में उनके वार्षिक सम्मेलन में पेश किया गया था। इस वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 की जो थीम है वो है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। थीम पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। चलिए सितंबर माह में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। 1 सितंबर को जीवन बीमा निगम यानी LIC का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 1 से 7 सितंबर तक। 1 सितंबर को विश्व अल्जाइमर महीना। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर के पहले शनिवार को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को ही महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर का प्रारंभ हुआ था। 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। वहीं 9 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य शहीदी दिवस। 12 सितंबर को ग्रैंड पेरेंट्स डे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और आज हमने बात की है 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे के दिनों को पढ़ते चलेंगे पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन यानी डीपा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी डीपा के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है धनंजय जोशी को। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शशिधर जगदीशन किस बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 3 साल बढ़ाया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, निदेशक ने की जगह आप है करना है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। शशिधर जगदीशन किस बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 3 साल बढ़ाया गया है। तो शशिधर जगदीशन जो हैं वो HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं, अभी वर्तमान में चल रहे हैं और इनका कार्यकाल आगे 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और देखिए। ये शशिधर जगदीशन तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने को जो मंजूरी दे दी है। HDFC बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने जगदीशन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल 27 अक्टूबर से 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। जगदीशन को वर्ष 2020 में बैंक के संस्थापक मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदित्य पुरी के स्थान पर बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर 2 बैंक में हमने मुख्य रूप से बात की है, RBI की और HDFC बैंक की। तो पहले HDFC बैंक के बारे में देखिए। लोगो आप HDFC का देख पा रहे हैं। HDFC का प्रकार निजी है, उद्योग बैंकिंग वित्तीय सेवाएं हैं। स्थापना अगस्त 1994 में हुई। संस्थापक बीबू वर्गीस। मुख्यालय मुंबई भारत में। और वर्तमान प्रबंधक निदेशक जो है वो अभी हमने बात की शशिधर जगदीशन।
वहीं आरबीआई के बारे में हम देखें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। तो इन दोनों बैंक के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण है, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही बन सकता है। नेक्स्ट है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी इरेडा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ हाथ मिलाया है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विविध स्पेक्ट्रम के लिए सह उद्धार और ऋण सिंडिकेशन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है। यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। इरेडा की बात हमने यहाँ पर की है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। सामान्य सी जानकारी इरेडा के बारे में आप देखिए। इरेडा का लोगो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इरेडा की स्थापना जो है वो 1987 ईस्वी में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो प्रबंधक निदेशक हैं वो श्री प्रदीप कुमार दास हैं। तो इरेडा के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के अमेरिकी फेज का आयोजन किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के अमेरिकी फेज का जो आयोजन है वो न्यूयॉर्क, डेलास और फ्लोरिडा इन तीनों शहरों में किया जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। नेक्स्ट है आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में कौन भारतीय नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं? तो अभी आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में मोहम्मद सिराज जो हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मोहम्मद सिराज जो हैं वो नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो अभी टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है विश्व कप 2023 के लिए एडिडास ने, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डायमंड लीग 2023 के फाइनल में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे हैं? तो डायमंड लीग 2023 के फाइनल में नीरज चोपड़ा जो हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, पहले स्थान पर कौन रहे हैं ये भी देख लेते हैं। ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अमेरिका के हैवर्ड फील्ड में डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे हैं। चेक गणराज्य के जैकब वाइडेज ने 84.24 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ अपनी तीसरी डायमंड लीग चैंपियन जीती है, यानी पहले स्थान पर जो रहे हैं वो चेक गणराज्य के जैकब वाइडेज हैं। वार्डलेज ने पहले बुडापेस्ट वर्ल्ड्स में कांस्य और चोपड़ा के पीछे टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। डायमंड लीग का प्रश्न आ सकता है, इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। अच्छा, कल की वीडियो का जो चैलेंज क्वेश्चन था वो है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारत्व है वो आवर्ती पर निर्भर करता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है वायु में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऑक्सीजन, रेडॉन, ऑर्गन और नियॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। चलिए कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।